कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत हम हर दिन की तरह कक्षा 11वीं से करेंगे, जिसमें हम गणित में समुच्चय पाठ को आगे पढ़ेंगे, यानी सेट्स को आगे पढ़ेंगे, और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में जीव जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कक्षा 12वीं की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में संबंध एवं फलन को आगे पढ़ेंगे और आखिरी में हम जीव विज्ञान में जीवों में जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। हेलो दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय पहला पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुच्चय भाग 4। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घात समुच्चय क्या होते हैं और सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं घात समुच्चय क्या होते हैं। एक समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। मतलब एक हमारे पास समुच्चय है, उसके जितने भी उप समुच्चय हैं उन सब का एक समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। आइए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। अगर हमारे पास एक समुच्चय है, उस समुच्चय के अंदर जो अवयव है वो A, B, C हैं, तो अब हमें क्या करना है, उस समुच्चय जो ये समुच्चय दे रखा है उसके हमें उप समुच्चय निकालने हैं। उप समुच्चय क्या क्या होंगे? पहला रिक्त समुच्चय, दूसरा A समुच्चय, तीसरा B समुच्चय, चौथा C समुच्चय। अगर हम दो को एक साथ लेंगे तो हमारे पास कौन कौन से समुच्चय आ जाएंगे? A B समुच्चय, A C समुच्चय और B C समुच्चय। पहले हमने एक समुच्चय लिया, उसके बाद हमने उस समुच्चय का उप समुच्चय करना सीखा। उप समुच्चय करना सीख गए बच्चों। अभी हम एक और उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं कि उप समुच्चय को कैसे निकाला जाता है। एक दुकान में हमारे पास है केला, चॉकलेट और आइसक्रीम है। अगर आपको ये चीजें खरीदने के लिए कही जाए तो आप इसको किस क्रम में खरीदना पसंद करेंगे? पहला, कुछ भी नहीं खरीदोगे तो हमारा क्या हो जाएगा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। दूसरा, अगर आप केवल केला खरीदते हो तो हमारा समुच्चय क्या हो जाएगा? केला समुच्चय। तीसरा, अगर आप चॉकलेट खरीदते हो खाली तो क्या हो जाएगा? चॉकलेट। अगर केवल आप आइसक्रीम खरीदते हो तो यह आइसक्रीम हो जाएगा। ये तो रही बात अगर आपने कुछ नहीं खरीदा और एक ही चीज खरीदी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अगर हम दो एक साथ चीजें खरीदेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे? अगर हमने दोनों एक साथ ली तो हम क्या क्या दे सकते हैं? केला और चॉकलेट, केला और आइसक्रीम, चॉकलेट और आइसक्रीम। तो अगर हमने दो चीजें एक साथ ली तो हम केला चॉकलेट ले सकते हैं, केला आइसक्रीम ले सकते हैं और चॉकलेट आइसक्रीम ले सकते हैं। अगर हम तीनों चीजें एक साथ खरीदते हैं तो हम क्या क्या खरीदेंगे? केला, चॉकलेट और आइसक्रीम। अभी तक हमने सीखा एक समुच्चय का अगर हमें उप समुच्चय चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आप उप समुच्चय निकालना अच्छे से सीख गए होंगे। अब इसका हमें क्या समझना है? हमने उप समुच्चय को समझ लिया कि उप समुच्चय क्या होता है। अब हमें ये देखना है कि उप समुच्चय से हम घात समुच्चय को कैसे निकालते हैं। अगर हम
इन सारे उप समुच्चयों को एक साथ लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, घात समुच्चय। ठीक है बच्चों, घात समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा, हमने पहले रिक्त समुच्चय लिखा, फिर हमने ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर ए बी लिखा, ए सी लिखा और बी सी लिखा, और ये ए बी सी भी एक उप समुच्चय है घात समुच्चय के लिए। अब हम पढ़ते हैं सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं। एक संख्या प्रणाली का अध्ययन करते समय हमें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय और उनके उप समुच्चय में रुचि होती है। यह आधारभूत समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। अगर हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय को सामान्य प्रतीक U से निरूपित करते हैं। किससे करते हैं, U से। और इसके उप समुच्चय को अक्षर A, B, C आदि द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना हमारे पास एक A समुच्चय है, उसके अंदर क्या कहता है, X कक्षा 5वीं अ के विद्यार्थी हैं। B समुच्चय क्या कहता है, X कक्षा 5वीं बी के विद्यार्थी हैं। C समुच्चय क्या कहता है, X कक्षा 5वीं सी के विद्यार्थी हैं। ठीक है बच्चों, हमने ये तीनों बच्चे देखे। हमने क्या देखा, A जो है कक्षा A के विद्यार्थी हैं, B वाले 5वीं B के विद्यार्थी हैं और C वाले 5वीं C के विद्यार्थी हैं। अगर हमें इसे सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसा लिखना होगा, ये तीनों कक्षाएं उस यूनिवर्सल सेट, उस सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर सिमट जाएं। आपको एक ऐसे समुच्चय बनाना है जिसके अंदर ये तीनों समुच्चयों का गुण आ जाए। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, X कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको इस तरीके से दर्शाएंगे। और A और B और C तीनों U में होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी हमने यहाँ पे देखा कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हैं, कक्षा 5वीं है, कक्षा 5वीं A, कक्षा 5वीं B, कक्षा 5वीं C, ये तीनों उस 5वीं कक्षा को दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कक्षा 5वीं के विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर हमारे पास एक समुच्चय है 2, 4, 6 और 8 और हमारे पास एक B समुच्चय है 1, 3, 5 और 7। अगर हमें इसे सार्वत्रिक समुच्चय में लिखना है, यूनिवर्सल सेट बनाना है इसका, तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, U बराबर है समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इन दोनों के अंदर जितने भी अवयव हैं हमें सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर लिखने हैं। आज हमने इस वीडियो में सीखा घात समुच्चय किसे कहते हैं और सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं। अगर आपको और विस्तार में जानना है और विस्तार में प्रश्न करने हैं तो आप मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे विवृत अंतराल क्या होते हैं, संवृत अंतराल क्या होते हैं और वेन आरेख किसे कहते हैं। धन्यवाद बच्चों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम
जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय का आखिरी अंश पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कवक जगत के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पादप जगत, जंतु जगत, विषाणु, विरियोइड तथा लाइकन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए पादप जगत से शुरू करते हैं। इस जगत में सारे पेड़ पौधे आते हैं। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को जानेंगे। इसमें यूकैरियोटिक, जिनमें क्लोरोफिल होती, वे जीव पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। इसमें कुछ जीव परपोषित हैं, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। पादप जगत को हम आने वाले वीडियोस में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए अब जंतु जगत के बारे में जानते हैं। इसमें यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीव आते हैं। इनकी कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये जीव परपोषित है। और दोस्तों इसमें हम मानव भी आते हैं। जंतु जगत को भी हम आने वाली वीडियोस में विस्तार से समझेंगे। चलिए दोस्तों अब विषाणु यानी कि वायरस को जानते हैं। दोस्तों आप कभी ना कभी बीमार तो हुए ही होंगे। क्या आपने सोचा है यह किसकी वजह से होता है? मनुष्य में दोस्तों बीमारी का मुख्य कारण विषाणु भी है। जो विषाणु सर्दी करते हैं वह कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा और ध्यान से देखें दोस्तों, तो विषाणु के पास वायरल जीनोम होता है, जिसमें कि डीएनए या आरएनए हो सकता है। इनके पास एक प्रोटीन आवरण भी होता है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। और दोस्तों ये विषाणु अकोशिक होते हैं, यानी कि इनमें कोशिकाएं नहीं होती हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि विषाणु यानी कि वायरसेस की खोज कैसे की गई थी। वायरस शब्द, इसका अर्थ विष अथवा विषैला तरल है। दिमित्री इवानोविस्की ने 1892 में तंबाकू के मोज़ैक रोग के रोगाणुओं का पता लगाया था। इन्होंने बताया कि ये रोगाणु बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकल जाते हैं। फिर बाद में M.W. बेजरनिक ने 1898 में दर्शाया कि संक्रमित पौधे का रस स्वस्थ पौधों को भी संक्रमित कर देता था, और इस रस को उन्होंने कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम कहा। फिर W.M. स्टैनली ने 1935 में दर्शाया कि इन वायरसेस को रवेदार बनाया जा सकता है। इसमें रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। दोस्तों जरा यहाँ देखिए, यह TMV यानी कि टोबैको मोज़ैक वायरस का चित्र है, जिसमें कि मैंने आरएनए और कैप्सिड को दर्शाया हुआ है। ये आपकी NCERT किताब का चित्र है, और ये वायरस तंबाकू मोज़ैक रोग करता है। और यहाँ पर देखिए, यह जीवाणु भोजी है। ये भी एक विषाणु है जो कि बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। इसके अलग अलग भाग हैं: शीर्ष, कॉलर, आच्छद और तंतुपूछ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम विरियोइड को समझेंगे। सन 1971 में T.O. डायनर ने इसकी खोज की थी। इन्होंने पोटैटो स्पिंडल नामक रोग से इनको खोजा था, जिसमें कि संक्रमित आलू का आकार लंबा सा हो जाता है। विरियोइड मुक्त आरएनए होता है। इसमें प्रोटीन आवरण नहीं होता है। आइए दोस्तों अब लाइकन को समझते हैं। इसके बारे में हम अपनी पहले वाली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। यह एक सहजीवी संबंध है फंजाई और शैवालों का, जिसमें कि फंजाई वाले भाग को हम माइकोवायन कहते हैं और शैवाल वाले भाग को हम शैवलांज यानी कि फाइकोबायोन कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों
ये अध्याय जीव जगत का वर्गीकरण समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने पादप जगत को जाना, हमने जंतु जगत के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करी, हमने विषाणु और विरियोइड को जाना जिसमें कि हमने इसकी कुछ विशेषताएं और इसके स्ट्रक्चर को समझा, और आखिरी में हमने लाइकन को जाना। दोस्तों, आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के 3 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम एक नया अध्याय वनस्पति जगत को शुरू करेंगे। धन्यवाद। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन। तो ये है पार्ट 4 संबंध एवं फलन का, जिसको इंग्लिश में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे। व्युत्क्रमणीय फलन। चलिए देखते हैं परिभाषा व्युत्क्रमणीय फलन का। फलन f जो x से y पर परिभाषित है व्युत्क्रमणीय या फिर इन्वर्टिबल कहलाता है यदि एक फलन g जो y से x पर परिभाषित है का अस्तित्व इस प्रकार है कि GOF बराबर IX तथा FOG बराबर IY। IX का अर्थ है तत्समक जिसका प्रांत x है और IY का अर्थ है तत्समक जिसका प्रांत y है। यानी GOF तथा FOG दोनों का ही मान तत्समक यानी आइडेंटिटी आ जाए तब फलन g को फलन f का विलोम कहते हैं और इसे प्रतीक f इनवर्स यानी f की पावर -1 द्वारा प्रकट करते हैं। दाईं साइड पर एक चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं f एक फलन है जिसमें a की मैपिंग 3 पर जा रही है, b की मैपिंग 1 पर तथा c की मैपिंग 2 पर। f इनवर्स जो है यानी f का जो विलोम है वो f का बिल्कुल उल्टा है। जहाँ पर a की मैपिंग 3 पे जा रही थी तो यहाँ पर 3 की मैपिंग a पर जा रही है। b की मैपिंग 1 पे था तो यहाँ पर 1 की मैपिंग b पर है। इसी प्रकार c की मैपिंग 2 पर था तो यहाँ पर 2 की मैपिंग c पर है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। GOF बराबर I of x तथा FOG बराबर I of y है। इन दोनों को हम कहते हैं तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन। यानी GOF of x बराबर x के आ जाए जहां पर कि x जो है वो f का प्रांत होगा एंड FOGX भी x के बराबर आ जाए जहां पर x g का प्रांत है। तो ऐसे में हम इसको कहते हैं कि GOF बराबर आ गया है तत्समक फलन के
बराबर आ गया है तत्सम फलन। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि f n प्रांत से y सह प्रांत को जाता है और fx बराबर 4x जमा 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहाँ कैपिटल Y बराबर है स्मॉल y बिलोंग्स टू n। मतलब कि जो ये स्मॉल y है वो एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ पे y को हम 4x जमा 3 के रूप में लिखेंगे और x भी एक प्राकृतिक संख्या है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, साथ ही प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। चलिए हल देखते हैं। माना y बिलोंग्स टू कैपिटल Y है। y की परिभाषा द्वारा प्रांत n के किसी अवयव x के लिए y बराबर हो जाएगा 4x जमा 3, जो हमें प्रश्न में दिया है। अब अगर हम इसको हल करें तो 4x जमा 3 बराबर है y के, और आगे होगा ये 4x बराबर y घटा 3, यानी कि x बराबर होगा y घटा 3 बटे में 4। अब आप देख सकते हैं कि हमने पूरे इक्वेशन को यानी समीकरण को y के टर्म में लिख लिया है, यानी हमें यहाँ से x का मान निकालना है। आपको भी हर प्रश्न में यही करना है। y बराबर जो भी टर्म है x में, वहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है और पूरे समीकरण को y की टर्म में लिखना है। यानी x को एक साइड रखेंगे और बाकी सभी संख्या को दूसरी साइड। अब यहाँ से जो हमने x बराबर y माइनस 3 बटे में 4 प्राप्त किया है, इसको हम gy से परिभाषित करेंगे। यानी gy बराबर हो जाएगा y घटा 3 बटे में 4, और इस नए फलन g का प्रांत y होगा तथा सह प्रांत f। अब हम देखते हैं कि क्या ये g f का प्रतिलोम फलन है या नहीं। तो चलिए जांच करते हैं इसकी। हम सबसे पहले g of fx लिखेंगे। इसके लिए g of fx बराबर होगा g of fx परिभाषा द्वारा। अब हम जानते हैं कि fx का मान 4x जमा 3, तो हम क्या करेंगे, इस fx की जगह पर इस fx का मान रखेंगे, जो है क्या 4x जमा। तो ये बराबर हो जाएगा g ब्रैकेट में 4x जमा। अब 4x जमा 3, यहाँ से हमने fx का मान को प्रतिस्थापित किया है। अब क्योंकि ये फलन g का है तो हमें g फलन पता होना चाहिए। g फलन हमने परिभाषित किया है y घटा 3 बटे में 4। तो अब हम क्या करेंगे, gy में y को प्रतिस्थापित करेंगे 4x जमा 3 से। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 4x जमा 3 घटा 3 बटे में 4। अब आप इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होता है x। तो आप देख सकते हैं कि ये तत्सम फलन है, यानी g of f जो है वो बराबर आ गया है तत्सम के। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, यानी सभी x जो प्राकृतिक संख्या है, g of f जो है वो बराबर है i n, यानी तत्समक फलन जिसका प्रांत n। चलिए अब f को g निकालते हैं। f को g of y क्या होगा, f को g of y बराबर होगा f ब्रैकेट में gy के। gy का मान क्या है, gy का मान है y माइनस 3 बटे में 4। तो हम gy की जगह पर y माइनस 3 बटे 4 रखेंगे। ये हो जाएगा f ब्रैकेट में y माइनस 3 बटे में 4। अब क्योंकि फलन f में है, देखते हैं फलन f क्या है। फलन f है fx बराबर 4x जमा 3। तो अब हमें क्या करना है, अब y माइनस 3 बटे 4 हमें रिप्लेस करना है x से। तो हम x की जगह पर y माइनस 3 बटे 4 को प्रतिस्थापित करेंगे। ये आ जाएगा 4 ब्रैकेट में y माइनस 3 बटे 4 ब्रैकेट जमा 3। अब 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा y बटा 3 जमा 3। अब बटा 3 जमा 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ y। तो अब आप देख सकते हैं y फलन है, जहाँ पर स्मॉल y बिलोंग करता है कैपिटल Y से। स्मॉल y कैपिटल Y में है, और अब आप देख सकते हैं कि f g बराबर आ गया है तत्समक फलन। g f बराबर आ गया i के, तथा f g बराबर
हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। हेलो दोस्तों, आज भी हम इस अध्याय मानव जनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने आर्तव चक्र के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम निषेचन और अंतरोपण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए निषेचन से शुरू करते हैं। अब निषेचन क्या है? अब दोस्तों, निषेचन एक प्रक्रिया है जिसमें कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, जिसके बाद युग्मनज बनता है। और ये युग्मनज गर्भाशय की ओर यानी कि वुम्ब की ओर जाने लगता है, जहां पर इसका अंतरोपण हो जाता है और यहाँ पर ही इसका आगे का विकास होगा, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। अब ये निषेचन होता कहाँ पर है उसको हम जान लेते हैं। निषेचन एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में होता है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर पहुंच जाएं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। आइए दोस्तों, निषेचन को हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। अब ये शुक्राणु अंडाणु की ओर जा रहे हैं, जिससे कि निषेचन की प्रक्रिया ये पूरी कर सकें। ये बहुत ही तेजी से तैर रहे हैं अपनी पूंछ की मदद से। अब अंडाणु कोरोना रेडिएटा की कोशिका से ढका होता है, जिसको इन शुक्राणुओं को क्रॉस करना होगा, जिससे कि ये उसकी बाहरी परत जोना पेलुसिडा तक पहुंच पाए। एक बार जब ये जोना पेलुसिडा पे पहुंच जाते हैं, ये उससे अटैच हो जाते हैं स्पर्म रिसेप्टर की मदद से, जिससे कि इनके अग्रपिंडक कई सारे एंजाइम्स को उत्पन्न करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक्रोसोमल प्रतिक्रिया होती है और ये अंदर की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहला शुक्राणु जो यहाँ पर संपर्क करेगा वो अंड को निषेचित कर देगा। अब इस घटना से अंडाणु में कुछ बदलाव होते हैं, जिससे कि जो बाकी के शुक्राणु होते हैं वो इससे अटैच नहीं हो पाते हैं। ये अंडाणु कुछ रसायन भी उत्पन्न करने लगता है जो शुक्राणुओं को बाहर की ओर धकेल देता है। अब जब ये प्रतिक्रिया बाहर की ओर फैलती है तो जोना पेलुसिडा परत कड़ी हो जाती है, जिसमें कि स्पर्म फंस जाते हैं। जोना पेलुसिडा के बाद अब शुक्राणु अंडाणु से अटैच नहीं हो सकते हैं। अब इसी समय अंडाणु के अंदर कई चीजें हो रही हैं, जैसे कि जो मेल जेनेटिक मटेरियल होता है वो फैलने लगता है और इसके आसपास एक झिल्ली बनती है, जिससे कि मेल प्रो न्यूक्लियस बनता है। इसके पास 23 गुणसूत्र होते हैं। दूसरी ओर फीमेल जेनेटिक मटेरियल भी विभाजित होना खत्म करता है और फीमेल प्रो न्यूक्लियस बनाता है। इसके पास भी 23 गुणसूत्र होते हैं। अब जब ये दोनों बन जाते हैं तो मकड़ी के जालीनुमा कुछ संरचना, जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, इन दोनों को पास पास लाने लगते हैं। जब ये दो सेट क्रोमोसोम्स के
आपस में जुड़ जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस समय एक अनोखा जेनेटिक कोड बनता है जो कि बताता है शिशु का लिंग, शिशु के बाल का रंग, आंखों का रंग आदि। अब ये युग्मनज धीरे धीरे अंडवाहिनी के थ्रू गर्भाशय तक जाता है, जहां पर जिसका अंतरोपण हो जाएगा और जहां पर ये आगे विकास करेगा। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और एक्रोसोमल प्रतिक्रिया यानी कि एक्रोसोमल रिएक्शन को समझते हैं। अब जब शुक्राणु अंडाणु की सरफेस से अटैच होते हैं तो वो एक्रोसोमल प्रतिक्रिया करते हैं, जिसमें कि शुक्राणु का अग्रपिंडक कुछ एंजाइम्स उत्पन्न करने लगता है, जिसमें कि आते हैं हाइलोरेनिडेज। अब ये एंजाइम क्या करता है, अब हम उसको समझ लेते हैं। यह एंजाइम हाइलोरेनिक एसिड को लुप्त कर देता है, जो कि फॉलिकल कोशिकाओं या ग्रैनुलोसा कोशिकाओं के सीमेंटिंग के लिए जिम्मेदार है। दूसरा एंजाइम है कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम CPE। ये एंजाइम कोरोना रेडिएटर को घुला देता है। और तीसरा एंजाइम है जोना लाइजिन या एक्रोजिन। ये एंजाइम जोना पेलिसिडा को डाइजेस्ट करता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जब द्विगुणित युग्मनज बन जाता है तो वो अंतरोपण से पहले विभाजित होता है, जिसे हम क्लीवेज स्टेज कहते हैं। अब इसको समझते हैं। यह एक युग्मनज है जिसमें कि विभाजन होता है और यह 16 कोशिकाओं में बदल जाता है, जिसको हम ब्लास्टोमेर्स यानी कि कोरक खंड कहते हैं। और ये सारी प्रक्रिया निषेचन होने के 24 घंटों के भीतर में होती है। 3 दिन बाद ये कोशिकाएं थोड़ी जटिल हो जाती हैं, जिससे हम कह सकते हैं तूतक यानी कि मोरुला। अब ये तूतक विभाजित होना जारी रखता है और ब्लास्टोसिस्ट यानी कि कोरक पुट्टी नाम की संरचना में बदल जाता है, जिसमें कि यहाँ पर कोश कोरक यानी कि ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, जो कि प्लेसेंटा और दूसरी ब्लड वेसल्स को बनाने में मदद करती हैं। और यहाँ पर अंतर कोशिका समूह यानी कि इनर सेल मास होता है, जो कि भ्रूण में बदल जाता है। आइए दोस्तों अब अंतरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन को समझते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अंतरोपण में होता क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कोरक पुट्टी है ये गर्भाशय में पहुंच चुकी है, जहां पर ये कुछ स्राव को अवशोषित करने लगती है और कुछ दिन बाद ये गर्भाशय की अंतः स्तर पर जाके चिपक जाती है, जिसे कि हम इम्प्लांटेशन यानी कि अंतरोपण कहते हैं। और यहाँ पर जो पित्त पिंडक होता है कॉर्पस लूटियम, जिस संरचना के बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में बात की थी, वह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को उत्पन्न करने लगती है, जिससे कि अंतरोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस वीडियो में हमने निषेचन के बारे में पढ़ा और हमने अंतरोपण को भी समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी NCERT किताब के ये 2 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम भ्रूणीय परिवर्धन, प्रसव और दुग्ध श्रवण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव,
हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपनी नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर,
आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspirareawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। हर महीने बाहर निकलता, लाल रंग से रंगा जाता, कभी छुपने के लिए खेत भागता या नहा के घर घुस जाता। बेटा बेटा, ये क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं माँ, मैं पहेली सुलझा रही हूँ, पर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। कौन सी पहेली? माँ, आप अंदर चलो ना माँ। क्या हुआ? माँ चलो तो सही। अरे बता ना। अरे माँ चलो, माँ चलो। क्या हुआ बेटा? माँ, वो आज से मेरा महीना शुरू हो गया बेटा। माँ अभी दर्द वर्द नहीं है। आंगनवाड़ी भाभी ने ये चुटकियों में गायब कर दिया और ये पहेली भी उन्होंने ही दी है।
हर महीने बाहर निकलता, लाल रंग से ये रंग आ जाता, छुपने के लिए कभी खेत भागता या नहा के घर घुस जाता। जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। लेकिन इसका पहेली से क्या लेना देना? हाँ, हर महीने बाहर निकलता, लाल रंग से रंगा जाता। अरे हाँ, यही तो है इसका जवाब। हाँ बेटा, महीना सूखने के लिए ऐसे ही साफ सूखे सूती कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन माँ, अगर वो कपड़ा गीला हो गया तो मैं उसका क्या करूँ? सब समझाऊंगी मेरी बच्ची। इन दिनों में मोटे मोटे 3 चीजों का तुम्हें खास ख्याल रखना पड़ेगा। एक साफ सफाई, दूसरा रख रखाव और तीसरा निपट निपटाव। अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई के लिए रोज नहाना, खास तौर पर उन दिनों में। कपड़ा ज्यादा गीला होने पर उसे तुरंत दूसरे साफ सूती कपड़े से बदल लो। कम से कम दिन में 3 बार नहीं बदला तो इन्फेक्शन हो सकता है। कपड़ा बदलने से पहले और कपड़ा बदलने के बाद साबुन से हाथ धोना जरूरी है। शाबाश। और अब कपड़े के रख रखाव के बारे में। इस्तेमाल किए कपड़े को साबुन से अच्छी तरह धो दो, क्योंकि धोने से दाग नहीं रहता और खुशबू भी। और फिर उस कपड़े को धूप में टांग कर सुखा दो। धूप में सुखाने से कीटाणु छूमंतर हो जाते हैं। और जब कपड़ा सूख जाए तब उसे कहाँ रखे माँ? उसे तय करके एक कपड़े की थैली में डालकर अपने बाकी कपड़ों के साथ रख दो, छप्पड़ में छुपा के नहीं। तीसरी बात, कपड़े के निपट निपटाव की। इस्तेमाल किए कपड़े को घर या खेतों से दूर गहरे गड्ढे में गाड़ दो या फिर स्कूल शौचालय के इंसिनरेटर में जला दो। अंदर जा। माँ, मैं बेफिक्र होकर स्कूल भी जा सकती हूँ। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार। हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली। अरे पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। कल मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे अरे क्या गोरी, अरे खींचो मत। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। यह वीडियो बीईपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।